चलिए, तो मैंने यहाँ पे आपको सेक्शन 80 बताया। अभी अभी सेक्शन 80 की एक और चीज जो बच गई थी, कोर्ट प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सर्कमस्टेंस ब्रिंगिंग द केस विद इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80, बट दिस प्रिजम्पशन मे बी रिब्यूटेड बाय द एक्यूज्ड बाय एड्यूसिंग एविडेंस टू सपोर्ट हिज प्ली ऑफ एक्सीडेंट इन द सर्कमस्टेंसेस। आप इस चीज को समझिएगा। कोर्ट जो है, अगर आप कहते हो कि आपने जो चीज की है वो सेक्शन 80 यानी कि एक्सीडेंट के जनरल एक्सेप्शन में फॉल करती है, यानी आपने जो एक्ट किया है दैट एक्ट फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट, अगर आप ये चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट इस चीज को खुद बिलीव नहीं करती। कोर्ट खुद आपके एक्ट को एक्सीडेंट की कैटेगरी में पुट फॉरवर्ड नहीं करती है। इनफैक्ट कोर्ट तो यही प्रिज्यूम करती है कि आपने जो एक्ट किया है वो एक ऑफेंस है और वहां पे ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जिसके कारण आपको जनरल एक्सेप्शन का फायदा मिले। दिस इज द प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। यानी कि कोर्ट ये प्रिजम्पशन बना देती है कि वहां पे ऐसे कोई परिस्थितियां नहीं थी, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जिसके कारण आपने वो एक्सीडेंट किया या आपसे वो एक्सीडेंट हुआ। बट ये जो प्रिजम्पशन है ये एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन होता है। रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि उस प्रिजम्पशन को आप गलत साबित कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने तो ये प्रिज्यूम किया है कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंस वहां पे नहीं थे जिससे कि ये एक्सीडेंट दिखाई दे, बट एक्यूज्ड अपनी तरफ से एविडेंस दे के इस प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर सकता है और ये बता सकता है कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट वाले सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट पे ऑन रिकॉर्ड लाके प्रूव कर सकता है। तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि सेक्शन 80 का जो एक्सीडेंट वाला प्रोविजन है, कोर्ट वहां पे खुद से इस चीज को नहीं मानती है कि जो एक्ट हुआ है वो एक एक्सीडेंट था। ये एक्यूज्ड को प्रूफ करना होता है, यानी कि यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर होता है कि वो इस चीज को साबित करे दैट द एक्ट विच ही कमिटेड फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, ये आपके ऊपर रहता है कि आपको प्रूफ करना होता है, आपको कोर्ट का वो प्रिजम्पशन तोड़ना होता है जो कोर्ट ने वहां पे बना रखा है। चलिए, अब हम आते हैं सेक्शन 81 पे। सेक्शन 81 क्या कहता है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। कोई ऐसा एक्ट जो चोट पहुंचा सकता है, कोई ऐसा एक्ट जो चोट पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, बट आपने उसको बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया, या आपने किसी दूसरी हार्म को ना होने देने के लिए ये किया। समझिएगा ध्यान से। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म मतलब कि जो एक्ट आप कर रहे हो वो हानि पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है, बट आपने उसे बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया है। और तो और किसी और को हार्म ना हो या कोई दूसरा हार्म ना हो, उस चीज के लिए आपने ये वाला एक्ट किया है। तो यहाँ पे चीज क्या है? यहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको वो चीज समझ में आएगी। सपोज करो कि मैं एक जहाज चलाने वाला हूं, ठीक है, और मैं जब जहाज अपना चला रहा था, मैं कैप्टन उस जहाज का, अचानक से और बिना मेरी कोई नेग्लिजेंस के, बिना मेरी कोई गलती के, जहाज में कुछ भी होता है तो उसके कैप्टन को ब्लेम कर देते हैं कि उसने कैप्टन की नींद लग गई होगी, कैप्टन गलती कर रहा होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा कोई वहां पे नेग्लिजेंस नहीं था मेरे पार्ट पे, ना कोई मेरी फॉल्ट थी। मैं अपना जहाज अच्छे से चला रहा था, अचानक से मैं एक ऐसी परिस्थिति में आ जाता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता हूँ जहां पे मैं अपने जहाज को रोक पाऊं इसके पहले ही मैं एक नाव को टक्कर मार दूंगा। यानी कि मेरे जस्ट सामने एक नाव आ चुकी है, एक बोट आ चुकी है, और मैं अपना जहाज एकदम से रोक नहीं सकता। मैं अगर रोकूंगा भी तो मेरा जहाज रुकेगा, उसके पहले तो मैं उस बोट को टक्कर मार दूंगा। और उस बोट में कुछ 20 से 30 पैसेंजर भी बैठे हुए, मतलब अगर मेरा जहाज उस बोट को टक्कर मारेगा तो 20 से 30 पैसेंजर जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, ये मेरी सिचुएशन है। अब मेरी सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अपने बोट की डायरेक्शन, मतलब मैं अपने जहाज की डायरेक्शन चेंज करूं। मैं ब्रेक तो लगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक लगाऊंगा तो वो बोट को मैं डुबा दूंगा जिसमें 20 से 30 पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी जहाज की डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। अब हुआ ये कि जब मैं अपने जहाज की डायरेक्शन चेंज कर रहा था तो डायरेक्शन चेंज करते वक्त भी सामने एक बोट है। अगर डायरेक्शन चेंज करूंगा तो वो वाली बोट को मैं
टक्कर मार दूंगा। बट इतना सा है कि जो मेरे सामने वाली बोट थी उसमें 20 से 30 पैसेंजर थे, लेकिन जो टर्न लेते वक्त बोट सामने दिख रही है उसमें सिर्फ 2 से 3 पैसेंजर है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे अपना कंसाइंस लगा लिया कि यार सामने वाली बोट को टक्कर पड़ेगी तो 20 से 30 लोग मरेंगे, इधर वाली बोट को टक्कर पड़ेगी तो 2 से 3 लोग मरेंगे। तो मैंने अपनी बोट, मैंने जो अपना जहाज था ना उसका रास्ता मोड़ दिया। और जब मैंने रास्ता मोड़ा तो जो दूसरी वाली बोट थी ना जो मेरे सामने थी, जिसमें 2 से 3 पैसेंजर बैठे थे, मैंने उसको टक्कर मार दी। और मैंने उसको टक्कर मारी तो वो वाली बोट पलट गई। और उस बोट को पलटने से हो सकता है कि उसके अंदर जो दो या तीन लोग थे उनको चोट लग गई हो, ठीक है, या उनको हार्म हुआ हो, या हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो चुकी हो। ठीक है, तो वो चीज है। तो क्या मैंने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया? तो इसका जवाब है नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 81 देखो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि मैंने जो एक्ट किया उससे हार्म होना था, ये तो पता था मुझे भी। ये तो मुझे भी पता था कि अगर मैं जहाज को मोड़ूंगा तो भी 2 या 3 लोग की तो मृत्यु हो सकती है, मतलब एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, पहली चीज। दूसरी चीज, बट मुझे, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं उन 2 या 3 लोग को मारना चाहता हूँ। तो दूसरी चीज क्या हो गई, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। और तीसरी चीज कि मैंने 20 से 30 लोगों की बोट को टक्कर ना पड़े इसलिए 2 से 3 लोगों की बोट को टक्कर मारी। मतलब 20 से 30 लोग वाली बोट ज्यादा बड़ी थी, उसमें ज्यादा लोग ना मरे, इसलिए मैंने बोट का रास्ता, अपने जहाज का रास्ता मोड़ा। तो तीसरी चीज भी यहाँ पे अप्लाई हो गई, टू प्रिवेंट द अदर हार्म। मतलब तीनों ही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। और इसीलिए ये जो एक्ट मैंने यहाँ पे किया है ये सेक्शन 81 के कैटेगरी में फॉल करता है, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस। ये ऑफेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया है, आपको नोट्स में ये पॉइंट मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ पे एक चीज आती है मेंस रेया। ये मेंस रेया क्या होता है? मेंस रेया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। मेंस रेया एक क्रिमिनल ऑफेंस का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, यानी इसके बिना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है। इट इज अ साउंड रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन विच वाज अडॉप्टेड इन इंग्लैंड एंड आल्सो एक्सेप्टेड इन इंडिया। ये वाला जो मैंने लाइन लिखा है ना, जानबूझ के लिखा है कि ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार बना है एग्जाम में, कि ये जो मेंस रेया वाला रूल है ना, ये इंग्लैंड में कंस्ट्रक्ट हुआ था बट इसको इंडिया में भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, एविल माइंड या क्रिमिनल इंटेंशन। ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी एक्ट जो गिल्टी माइंड से नहीं किया हो वो ऑफेंस नहीं कहलाता। मतलब कोई भी एक्ट ऑफेंस तभी कहलाता है जब आपने उसको गिल्टी इंटेंशन के साथ किया हो, गलत इंटेंशन के साथ किया हो, उसे कहते हैं मेंस रेया। गिल्टी माइंड, गलत इंटेंशन, एविल माइंड, उसको मेंस रेया कहा जाता है। अब आपको ये मेंस रेया वर्ड जो है इंडियन पिनल कोड में तो कोई देखने को मिलेगा नहीं, पर आप देखिए सेक्शन 81 में आपको एक लाइन दिखी थी, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे मेंस रेया नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट आईपीसी में आपको और कौन कौन सी जगह जहां पे मेंस रिया की जरूरत पड़ेगी या मेंस रिया आपको वहां पे दिखाई देगा, तो वो आपको एज इट इज नहीं दिखाई देगा, वो आपको इन वर्ड के थ्रू दिखाई देगा, इंटेंशनली, वॉलंटरली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली। ये ऐसे ऐसे शब्द आपको जब भी दिखाई दे तो समझ आना कि वो आपके इंटेंशन की बात करते हैं। इंटेंशनली करना, डिसऑनेस्टली करना, फ्रॉडुलेंटली करना, नोइंगली करना, वॉलंटरली करना, ये सब आपके इंटेंशन को शो करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मेंस रिया के ही रूप हैं। ठीक है, ये सेक्शन 81 हो गया, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 82 पे। अभी सेक्शन 82 क्या कहता है? बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा है। एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, 7 साल से कम का बच्चा, उसने कुछ किया, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। 7 साल से छोटा बच्चा जो होता है उसे लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि ही इज डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि क्राइम तभी कहलाएगा जब आपका उस क्राइम को करने का इंटेंशन हो। यानी कोई भी क्राइम, कोई भी ऑफेंस ऑफेंस तब होता है जब आपका गिल्टी माइंड हो। एक छोटा बच्चा 7 साल से छोटा जो कि खुद अपने बारे में नहीं सोच सकता कि क्या सही है क्या गलत है, वो बच्चा कैसे क्राइम कमिट करने का इंटेंशन लेके आएगा? एंड दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज डॉली इन कैपेक्स, यानी इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंशन। एंड इसीलिए उसे हम गिल्टी नहीं मानते। इसलिए 7 साल से छोटा बच्चा अगर कुछ एक्ट कर देता है, वो ऑफेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफेंस क्यों ना हो, उसे लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 83।
अभी सेक्शन 83 जो है ना, जिस तरह से हमने 7 साल से छोटे बच्चे के एक्ट को पूरी तरह से ऑफेंस से बाहर निकाल दिया था कि 7 साल से छोटा बच्चा तो कुछ अगर करेगा तो वो तो डॉली इन कैपेक्स है, वो तो कर ही नहीं सकता, उसका तो इंटेंशन हो ही नहीं सकता, चाहे फिर वो मर्डर ही क्यों ना कर दे। बट क्या होता है कि 7 साल से बड़ा जो बच्चा होता है थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आ जाती है। इसलिए 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चे के लिए अलग से सेक्शन 83 में प्रोविजन बना रखा है कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 बट ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पे बात हो रही है इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग की। अब देखिए ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि 7 साल से छोटे वाले तो चलो बच गए, बट 7 साल से 12 साल वाले जो होते हैं उनका क्या होगा। तो सेक्शन 83 उन पे अप्लाई होगा कि अगर कोई बच्चा 7 साल से बड़ा है बट 12 साल के छोटा छोटा है, तो उसकी जो इनकैपेसिटी है टू कमिट द क्राइम, अगर वो ये कह रहा है कि सर मैं तो इनकैपेबल हूं, मैं तो ये क्राइम कर ही नहीं सकता, तो उसकी जो इनकैपेसिटी होती है, it arises only when the child has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and the consequence of the conduct, and such non-attainment would have apparently to be specifically pleaded and proved। तो उस केस में 7 से 12 के बीच का जो बच्चा होता है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो वहां पे वो चीज ऑफेंस है कि नहीं, वो चीज बाद में देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि क्या वो बच्चा इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है या मैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, यानी उस बच्चे ने जो एक्ट किया, उस बच्चे ने जो ऑफेंस किया, क्या वो बच्चा उस ऑफेंस का कंसिक्वेंस, उस ऑफेंस का नेचर समझता है। अगर वो समझता होगा, अगर वो मैच्योर होगा, तो हम उसको ऑफेंस की कैटेगरी में देख सकते हैं। बट अगर वो नहीं समझता होगा, अगर वो इमेच्योर होगा, तो हम उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं देखेंगे। और ये चीज कि वो बच्चा इमेच्योर है या इनकैपेबल है, इस चीज को स्पेसिफिकली प्लीड करना पड़ेगा और इस चीज को स्पेसिफिकली प्रूव भी करना पड़ेगा। यानी कि ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो बच्चा है वो सफिशिएंट मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब इसमें बहुत सारे ऑफेंस आ सकते हैं। देखो कोई बच्चा चोरी करता है, 9 साल का बच्चा चोरी कर लेता है, 9 साल का बच्चा है, 7 से ऊपर है, 12 से छोटा है, मतलब कि सेक्शन 83 में आता है। उसने चोरी कर ली। अब उसने जब चोरी करी, अपने घर से एक नेकलेस, अपने घर से नहीं, चलो मान लो पड़ोसी के घर से एक नेकलेस चोरी करके चले गया और जाके उसको चोर बाजार में बेच दिया। अभी चोर बाजार में उसको बेचने गया, यहां पे उस बच्चे ने कोई ऑफेंस किया कि नहीं किया, ये बताओ मुझे। 9 साल का बच्चा पड़ोसी के घर से नेकलेस चोरी करता है, नेकलेस चोरी करने के बाद उसको चोर बाजार में जाके बेच देता है। क्या सर किया, ऑफेंस किया। क्यों किया, बच्चा है वो तो। नहीं सर, 9 साल का है और सर इसके अंदर वो ऑफेंस इस टाइप का कर रहा है कि एक तो उसने उठाया और फिर सर उसको जाके बेच भी रहा है, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि वो इमेच्योर नहीं है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच्योर है। तो सर वो सेक्शन 83 के एक्सेप्शन के अंदर नहीं है। मतलब उस बच्चे को पता है कि यार ये मैंने चोरी करा, चलो ठीक है, मान लो कि वो बच्चा पागल भी होता, समझ नहीं पाता चोरी क्या होती है, बट फिर भी चोर बाजार जाके उस सामान को बेचना और उस सामान के बदले में पैसे ले लेना, इतना मैच्योर है ये तो। एंड दैट इज व्हाई द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 83 इज नॉट अवेलेबल टू दैट चाइल्ड। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है। बट हाँ, ये छोटे बच्चों का जो केस होता है वो जुवेनाइल वाले केस में फॉल करता है, तो इनके ऊपर जो है प्रोविजन वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग ही लगते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। अभी बात करते हैं सेक्शन 84 की। अभी सेक्शन 84 देखो, फिर से देखने में बड़ा छोटा है, 3 लाइन का, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। ये बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का बच्चा नहीं, मतलब पर्सन भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अनसाउंड माइंड का पर्सन कुछ एक्ट कर देता है, क्या उसके एक्ट को ऑफेंस कहा जाएगा। तो अगर आप सेक्शन 84 की रीडिंग करोगे तो सेक्शन 84 तो क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर कॉन्ट्ररी और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब इतना सा कि कोई इंसान जब कोई एक्ट कर रहा होता है, अगर उस वक्त वो अनसाउंड माइंड का होता है या अनसाउंड माइंड का होने के कारण वो जो चीज कर रहा है उसे उसके बारे में पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, उसे उसका कंसिक्वेंस पता नहीं होता है, उसे उस एक्ट का नेचर पता नहीं होता है, तो वो व्यक्ति जो ऑफेंस करता है उसे ऑफेंस नहीं कहते, हम उसे ऑफेंस नहीं कहते। क्यों? बिकॉज द पर्सन हु वाज डूइंग दिस एक्ट वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट। जो वो एक्ट कर रहा है उसे उस एक्ट के बारे में नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, अनसाउंड माइंड है, उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता है, इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर एंड दैट इज व्हाई उसका एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाता।
मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को होने के लिए मेंस रेया नाम की एक चीज होती है जिसको हम गिल्टी इंटेंशन कहते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। अब जो इन अनसाउंड माइंड का है, जो व्यक्ति पागल है, जो व्यक्ति समझ नहीं सकता, वो व्यक्ति गिल्टी इंटेंशन कहां से लेके आएगा? उसे गिल्टी इंटेंशन का मतलब भी पता होगा? नहीं पता होगा। तो वो चीज यहाँ पे अनसाउंड माइंड में एब्सेंट होती है, एंड दैट इज द रीजन कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो उसको ऑफेंस नहीं कहते। यहाँ पे एक लाइन होती है, फ्यूरियोसिस नुला वॉलंटस एस्ट। इसका मतलब person who is suffering from a mental disorder cannot be said to have committed a crime as he does not know what he is doing। ये एक मैक्सिम है। इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कोई भी क्राइम होने के लिए द इंटेंशन एंड द एक्ट बोथ आर टेकन टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्राइम। किसी भी क्राइम के लिए ये दो मेन चीज तो होना ही होना चाहिए, एक तो उस क्राइम को करने का इंटेंशन और उस इंटेंशन को अंजाम देने के लिए एक्ट। मतलब एक तो आपकी सोच और दूसरा आपकी एक्टिविटी जो आपने की है उस क्राइम के लिए। तो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति एक्टिविटी तो कर देता है, एक्ट तो कर देता है, बट इंटेंशन नहीं लाता। यानी एक चीज यहां पे एब्सेंट होती है, और इसीलिए अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के किए हुए चीज को ऑफेंस नहीं कहा जाता। अब यहाँ पे एक बड़ा फेमस मैकनॉटन केस था। उस केस में सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग रूल्स भी बने थे जिसको हम मैकनॉटन रूल कहते हैं। ठीक है, ये केस एक इंग्लिश केस था, आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन। अब इस केस में देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस था ये। इस केस में डिफेंस ऑफ इंसेनिटी, इंसेन मतलब वही पागल, अनसाउंड माइंड का इंसान, उसको कहते हैं डिफेंस ऑफ इंसेनिटी। और इंग्लैंड के कॉमन लॉ में ये रूल डेवलप हुआ था, जहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने एक केस था, बड़ा फेमस केस, लैंडमार्क केस कहा जाता है इसको इंग्लिश लॉ का, आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन। इस केस में 5 रूल फ्रेम हुए थे, 5 क्वेश्चन आए थे इस केस में जिनके जवाब दिए गए थे, और मैकनॉटन रूल्स उनको कहा जाता है। एक्चुअल में मैकनॉटन जो था ना, वो प्राइवेट सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील, उसका ये प्राइवेट सेक्रेटरी था। और इसने क्या किया था, इसने एक पर्सन था एडवर्ड डुमंड, उसका मर्डर कर दिया था। ठीक है, नहीं एक्चुअल, अरे एक सेकेंड, मैकनॉटन एक इंसान था, उसने एडवर्ड डुमंड का मर्डर कर दिया। किसका? एडवर्ड डुमंड। ये इंग्लिश नाम है, थोड़े से आप इसको ना कुछ भी समझ लेना, इंग्लिश नाम तो कोई पूछता नहीं है, बट क्रोनोलॉजी समझना क्या चल रहा है। मैकनॉटन ने मर्डर किया था एडवर्ड डुमंड का, और एडवर्ड डुमंड जो था वो प्राइवेट सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर का। यानी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी जो था एडवर्ड, उसका इस मैकनॉटन ने मर्डर कर दिया था। यानी हमारे केस का जो एक्यूज्ड है उसने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी का मर्डर किया था। उसके बाद जब उसका ट्रायल चला तो एक्यूज्ड ने अपने मेडिकल एविडेंसेस दिखाए, और मेडिकल एविडेंसेस दिखा के उसने ये प्रूव किया कि जब उसने वो एक्ट किया था तब वो ही वॉज नॉट इन अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड, तब उसका दिमाग सही नहीं चल रहा था। मतलब एक्यूज्ड मैकनॉटन ने क्या बोला मेडिकल एविडेंस के थ्रू, कि जब मैंने मर्डर किया ना एडवर्ड का, जब मैंने गोली चलाई उस पर, तब मैं अनसाउंड माइंड का था, मतलब तब मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। उसने ये बताया कि मुझे एक ऐसा इंसेंट डिल्यूशन था कि मेरी जितनी भी समस्याएं हैं, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के लिए प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पहली चीज तो ये कि वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, और दूसरी चीज कि उसे एक ऐसा इंसेंट डिल्यूशन हो रहा है, मतलब उसे एक ऐसा पागलपन हो चुका है जिससे उसे ये लगता है कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उस देश के प्राइम मिनिस्टर को वो अपनी समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था, ऐसा पागलपन था। और ये पागलपन सच में था, उसने मेडिकल एविडेंसेस को प्रूव भी कर दिया था। और फिर उसने कोर्ट को यह कहा कि इस इंसेंट डिल्यूजन के कारण, इस पागलपन के कारण मैंने ड्रमंड को प्राइम मिनिस्टर समझा, यानी कि जो प्राइवेट सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर का, उसे ये मैकनॉटन प्राइम मिनिस्टर समझ बैठा और गोली चला दी, क्योंकि ऑलरेडी ये पागल था, ऑलरेडी इसके अंदर ये पागलपन था कि इसकी समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर है। और इसने प्राइम मिनिस्टर किसको समझ लिया? प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को, एडवर्ड डुमंड को, और उसने गोली मार दी एडवर्ड डुमंड को। और उस गोली के कारण एडवर्ड डुमंड मर गया और इस पे चार्ज लग गया मर्डर का। बट इसने उस चार्ज को एक्सप्लेन कैसे किया? मेडिकल एविडेंस के थ्रू, कि ये साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, इसे एक इंसेंट डिल्यूजन होता है, इसकी समस्या इसे सब बता दी। ठीक है, और इसने जो ये इंसेनिटी वाली प्ली ली थी,
जो कि हम इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं, तो आप इसको सेक्शन 84 आईपीसी वाली प्ली मत समझना, वहां पे वहां का उनका कुछ और होगा, बट हाँ ये हमारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। इसने जो वहां पे इंसेनिटी वाली प्ली ली थी, इसको एक्सेप्ट भी किया गया एंड मैग्नोटन वाज नॉट फाउंड गिल्टी, और उसको गिल्टी नहीं माना गया और उसको बरी कर दिया गया। ठीक है, और ये केस वहां का इतना फेमस केस था, इतना लैंडमार्क केस था कि इस केस पे वहां पे बहुत सालों तक बहस चलती थी। दिस केस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट कि कैसे किसी को ऐसा इंसेंट डिल्यूजन हो सकता है, ऐसा पागलपन हो सकता है कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वही आपकी समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, काफी सारी चीजें उस केस में डिस्कस की गई थी, उस इंग्लिश केस में, बट हमने सिर्फ वो चीजें पढ़ी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इस केस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें और आई थी, क्या क्या फैक्ट उसमें और आए थे, आपको वो भी इससे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 84 जो है हमारे आईपीसी का, आप देखिए सेक्शन 84 को कहीं ना कहीं इस मैक्नोटन के केस से ही कुछ शरण मिली हुई है कि भैया इंसेनिटी के कारण अगर आप कोई काम करते हो तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 84 का जो ओरिजिन हुआ है हमारे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, वो मैक्नोटन केस के कारण ही हुआ है, क्योंकि ये केस 1843 का था और हमारा आईपीसी 1860 में बनाया गया था, और ये सेक्शन तभी से यहाँ पे है। तो आपको इसको याद रखना है कि द ओरिजिन ऑफ सेक्शन 84 कैन बी ट्रेस्ड टू द केस ऑफ मैक्नोटन व्हिच वाज अ कॉमन लॉ केस ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके अलावा सेक्शन 84 के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट भी अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो सेक्शन 84 में बहुत कुछ है, तो हम इसको कल से ही पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम इसको अब कल से कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप लोग एक बार सेक्शन 84 तक की सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।